नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देखेंगे 25 बड़ी खबरें। मथुरा में यात्री शेड गिरने की घटना का लिया मुख्यमंत्री योगी ने संज्ञान। मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट करते हुए कहा, परिवार को 4 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही घायलों को समुचित उपचार कराने के भी निर्देश हैं। यूपी में बीजेपी मिशन 2022 में जुटी हुई है। प्रदेश में सेक्टर स्तर पर होगा कार्यशाला। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दिए निर्देश। सेवा और समर्पण का कार्यकर्ताओं को दिया मंत्र। अनी बुलियन कंपनी के मालिक और पत्नी पर केस दर्ज हुआ है। निवेश के नाम पर 26 लाख हड़पने का आरोप है। कंपनी के मालिक की पत्नी निहारिका सिंह आईएफएस अधिकारी है। गोमती नगर थाने में दर्ज किया गया मुकदमा। कांग्रेस में कार्यकारिणी की बैठक से ठीक पहले एक बार फिर से अध्यक्ष पद को लेकर चर्चाएं तेज हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि उनका 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। अब कांग्रेस अपना नया अध्यक्ष चुन ले। आप सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। कहा कि चेतन चौहान जी की जान कोरोना ने नहीं ली है। चेतन चौहान जी की जान सरकारी लापरवाही ने ली है। सांसद संजय सिंह ने सरकार के सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर की शिकायत की। कोरोना काल में बेरोजगारी की बढ़ते मामले में राहुल गांधी ने एक बार फिर से सरकार को घेरते हुए कहा, एक नौकरी मिल रही है तो 1000 बेरोजगार हो रहे हैं। क्या कर दिया देश का हाल। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गोरखपुर में हाल ही की घटनाओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कहा कि गोरखपुर में हत्या, बलात्कार और अपहरण का यही हाल रहा तो शीघ्र ही गोरखपुर का नाम बदलकर गुनाहपुर करना होगा। बीएचयू में आज से प्रवेश परीक्षा शुरू हो चुकी है। बीए और एमए के लिए प्रवेश परीक्षाओं के लिए तैयारी पूरी। 31 तक आयोजित की जाएगी प्रवेश परीक्षा। मेरठ और गजरौला में एनसीईआरटी के 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकली किताबें पकड़े जाने के बाद बागपत बड़ौत में पुलिस प्रशासन ने छापेमारी की। गाजियाबाद में 1 साल होने पर 31 चौकी इंचार्ज का किया गया ट्रांसफर। एक चौकी में 1 साल से ज्यादा दिनों से टिके थे प्रभारी। बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी घायल हुआ। पुलिस ने बदमाश के पास से तमंचा, 2 कारतूस भी बरामद। इटावा के बकेवर में सुन वर्षा ब्रिज के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में पुलिस ने 6 लुटेरों को गिरफ्तार किया। गैंग के मुखिया सौरभ कथेरिया को गोली लगी। कानपुर देहात के डेरापुर थाना क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने 22,300 कैश भी बरामद किए। कानपुर के बाबूपुरवा के बगाही में कूड़े के ढेर में धमाका होने से मकानों और गाड़ियों के शीशे टूटे। वहीं पर एक जानवर की मौत भी हो गई। साथ ही एक बच्चा घायल हो गया। गोंडा के थाना इटिया घोक क्षेत्र में जमीनी रंजिश में चली गोली। फायरिंग में एक शख्स गोली लगने से घायल हुआ। घटना में शामिल लोगों की तलाश में जुटी पुलिस। गोरखपुर में डबल मर्डर से सनसनी का माहौल है। मामला गगहा थाना क्षेत्र का है, जहां मां बेटे की धारदार हथियार से निर्मम हत्या की गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आगरा में लॉकडाउन और अनलॉक के बीच एक परिवार की 5 साल की मासूम बेटी की इलाज के अभाव में मौत हो गई। अंतिम संस्कार के बाद से लगभग 2 दिन पूरे हो गए हैं। परिवार अभी भी पैसों के अभाव में भूखा प्यासा बैठकर बेटी की मौत का शोक मना रहा है। वाराणसी में व्यापारी नेता को डीएम ने थमाया नोटिस। व्यापारी नेता ने मुख्यमंत्री से की थी शिकायत। 3 दिन में नोटिस का जवाब देना होगा। फोन पर बातचीत का ऑडियो हुआ था वायरल।
मुरादाबाद की रामगंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है तो लोगों की चिंताएं भी बढ़ने लगी हैं, लेकिन अपनी जान की फिक्र ना करते हुए युवक शौक की खातिर नदी में छलांग लगा रहे हैं। बहराइच की महसी, कैसरगंज और नानपारा तहसीलों के सैकड़ों गांवों में घाघरा का पानी अभी भी तांडव मचा रहा है। घाघरा नदी की जद में आए कई गांव तो ऐसे हैं जिनका अस्तित्व तक नहीं बचा। देश में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 61,000 से ज्यादा नए मामले। कोरोना मरीजों की संख्या 31 लाख के पार। कोरोना से अब तक 56,000 से ज्यादा लोगों की मौत। यूपी में तेजी से बढ़ता जा रहा है कोरोना का ग्राफ। 24 घंटे में कोरोना के 5,423 नए मामले। कोरोना मरीजों की संख्या 1,90,000 के पार। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच चल रहे तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने टेस्ट करियर में 29वीं बार 5 विकेट लिए। वहीं कप्तान अजहर अली के शानदार नाबाद शतक और मोहम्मद रिजवान के शतकीय साझेदारी के बावजूद पाकिस्तान को फॉलो ऑन के लिए मजबूर होना पड़ा। जर्मनी के फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख ने 36 बार यूएफए चैंपियनशिप लीग का खिताब जीत लिया है। उसने फाइनल में फ्रांस के पेरिस सेंट जर्मेन को 1-0 से मात दी है। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। ऋषिकेश में गिरा पहाड़। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पहाड़ गिरा। ऑल वेदर रोड की कटिंग के दौरान गिरा पहाड़। इसके नीचे 2 जेसीबी मशीनें दब गई। हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये भयानक तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त। ऋषिकेश की तस्वीर है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर ये पहाड़ गिरा और मलबे में मौत की भी खबर मिल रही है। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऋषिकेश में गिरा पहाड़ का मलबा। पहाड़ के नीचे 2 जेसीबी मशीन दब गई। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ऋषिकेश की ये तस्वीर है और ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है। उसी दौरान पहाड़ का एक हिस्सा दरक गया। सुनील सोनकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या अपडेट इस वक्त है? हेलो सुनील, आवाज मिल पा रही है आपको? जी 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 सुनील, इस वक्त अपडेट क्या है? क्या स्थिति बताई जा रही है? जी, अगर अतिक्रमण की बात करी जाए तो अतिक्रमण को लेकर यहाँ पर कार्रवाई अब रुकी हुई है। मसूरी तो ऋषिकेश में पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिरा, जिसके एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। और इस तस्वीर को देखकर मन जरूर डरने लगता है कि पहाड़ों पर जो लोग रहते हैं वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। किसी भी वक्त कोई भी बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। पहाड़ के नीचे 2 जेसीबी मशीनें दब गईं। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। अचानक से ये मलबा गिरा। दरअसल ऑल वेदर रोड की कटिंग के दौरान ये पहाड़ का हिस्सा गिरा। ये तस्वीर देखिए और इसकी जद में 2 जेसीबी मशीनें आ गई। 3 लोगों की मौत की खबर मिली है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा आकर गिरा, जिसकी वजह से जेसीबी मशीन पूरी तरीके से खत्म हो गई। 2 जेसीबी मशीन दबने के साथ ही जानकारी है कि 3 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। और ऑल वेदर रोड कटिंग का काम चल रहा है। इसी कटिंग के दौरान पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर आकर गिरा और आवाजाही को बाधित, लेकिन साथ ही साथ 3 लोगों की मौत हो चुकी है। नीरज गोयल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या स्थिति इस वक्त बताई जा रही है? क्या कुछ अपडेट है खबर पर? जी, मैं आपको बता दूं, ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर जो है ऑल वेदर रोड का कार्य चल रहा है, जिसके चलते जो है पहाड़ों की लगातार कटिंग की जा रही है। लेकिन जो कंपनी है, निर्माणाधीन कंपनी, पहाड़ की कटिंग तो कर रही है, लेकिन उसको रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। यहाँ कर्मचारियों की जिंदगी हमेशा खतरे में पड़ी रहती है। आज सुबह जब वो पहाड़ कटिंग का काम चल रहा था तो अचानक एक पहाड़ का भारी हिस्सा जो है बराबर गिर गया। 2 जेसीबी दब गई। उस पर 3 सवार थे, जिसकी मौके पर ही जो है मलबे में दबने के कारण मौत हो गई। जैसे इसकी सूचना आसपास के लोगों ने थाना मुनगिरी थी, आके सलाह की थी तो पुलिस, चौकी पुलिस और
स्वयं मौके पर तुरंत रवाना हो एनडीआरएफ द्वारा भी जो है वहाँ पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है और तीनों का शव निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है। जी। बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी के लिए। वहीं मेरठ और गजरौला में एनसीईआरटी के 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकली किताबें पकड़े जाने के बाद बागपत में भी रात के वक्त बड़ौत में पुलिस प्रशासन ने छापेमारी की। एसडीएम और सीओ की सूचना मिली कि नगर के वीके प्रकाशन की यहां एनसीईआरटी की फर्जी किताबें बिक्री की जा रही हैं। सूचना पर एसडीएम और सीओ ने पुलिस बल के साथ छापेमारी की। छापेमारी के दौरान आधा दर्जन किताबों के नमूने लिए गए। वीके प्रकाशन के मालिक से किताबों के बिलों की फोटो कॉपी देने को कहा गया है। उधर वीके प्रकाशन के मालिक राजेश भारती से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि छापेमारी की गई थी लेकिन कुछ भी बरामद नहीं हुआ। हालांकि इस मामले में फिलहाल पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने बोलने से इनकार कर दिया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। एनसीईआरटी की नकली किताबों के माफियाओं पर शिकंजा कसता जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। रात के वक्त में बड़ौत में छापेमारी की गई। वीके प्रशासन पर एसडीएम और सीओ का छापा हुआ और फर्जी किताबें बेचने की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद ये छापेमारी की गई। आधा दर्जन किताबों के नमूने लिए गए हैं और साथ ही साथ इन किताबों के बिल देने की बात भी हुई है। लेकिन वीके प्रकाशन के मालिक का कहना है कि छापेमारी जरूर हुई थी, पुलिस की टीम आई थी लेकिन कुछ भी बरामद नहीं हुआ। सनुज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनुज, लगातार नकली किताब बेचने वाले माफियाओं पर शिकंजा कसते जा रहा है। बड़ौत में भी छापेमारी हुई, क्या कुछ जानकारी वीके प्रकाशन पर जब छापेमारी की गई तो? देखिए, मेरठ में जिस तरीके से नकली एनसीईआरटी की किताबें छापने का जो एक गिरोह काम कर रहा था, जिसमें भाजपा के नेता संजीव गुप्ता और उनका भतीजा सचिन गुप्ता उसमें जुड़े हुए थे, पूरा एक नेटवर्क फैला हुआ था। कल बागपत पुलिस प्रशासन को सूचना मिली थी कि जो बड़ौत में वीके प्रकाशन है, कहीं उनके यहाँ भी एनसीईआरटी की जो नकली किताबें हैं वो तो कहीं नहीं है। तो इसकी सूचना पर पुलिस प्रशासन ने वहां साथ ही जो प्रकाशक हैं उनसे बिल दिखाने के लिए बोला था, तो उनकी फोटोकॉपी मांगी है, साथ ही है वो भी उनसे मंगाया गया है। हालांकि अभी पुलिस प्रशासनिक अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। हालांकि वीके प्रकाशन के जो मालिक हैं उनका साफ कहना है कि उनके यहाँ ऐसा कुछ नहीं मिला। इतनी किताबें उनके गोदाम में मौजूद हैं, उनके सभी के बिल भी मौजूद हैं। लेकिन देखिए, सवाल घूम फिर कर फिर वही आ जाता है कि मेरठ में जिस तरीके से भाजपा नेता और उनका भतीजा मिलकर एक गिरोह चला रहे थे और ये गिरोह एनसीईआरटी की नकली किताबें छाप रहा था। मेरठ में करीब 35 करोड़ रुपए की एनसीईआरटी की नकली किताबें पकड़ी गई हैं और गजरौला में जब एसटीएफ ने छापा मारा तो 25 करोड़ रुपए की वहां से भी नकली किताबें पकड़ी गई हैं। आप खुद सोचिए, 60 करोड़ रुपए की, 1-2 करोड़ की बात नहीं है, 60 करोड़ रुपए की नकली किताबें एनसीईआरटी की छाप कर पकड़ी गई हैं। अभी तक जो दोनों आरोपी हैं वो पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। हालांकि इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। तमाम जो सबूत है वो भी जुटाई जा रही हैं, तमाम कोशिशें की जा रही हैं। कौन से विक्रेता थे जो इन एनसीईआरटी की किताबें लेकर काम करते थे? देखिए, बिना शिक्षा माफिया के गिरोह और बिना विभाग के इतना बड़ा गिरोह बिल्कुल सनुज, मैं इसी सवाल पे आ रही थी कि बिना मिली भगत के ये सब कुछ करना संभव नहीं है। हाँ, देखिए, बिल्कुल ये बात, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि देखिए कौन कौन से वो विक्रेता हैं कि जिनको एनसीईआरटी की किताबें यहाँ से भेजी जा रही थी। एक नियम ये कहता है कि जिस नियम के तहत एक प्रकाशक को जिम्मेदारी दी जाती है कि वो एनसीईआरटी की इतनी किताबें छापेगा। प्रकाशक अलग से किताबें छाप रहे थे, बाकायदा इन लोगों ने अपनी प्रिंटिंग प्रेस बड़ी लगा रखी थी जो ऑटोमेटिक प्रिंटिंग प्रेस थी, और यहाँ पर भी किताबें छाप रहे थे। गजरौला में भी किताबें भेजी जा रही थी, शहर के कई और इलाकों में भी इन लोगों ने गोदाम ले रखे थे। तो कहीं ऐसा नहीं है कि बिना शिक्षा विभाग की मिली भगत के कितना बड़ा गिरोह काम कर रहा हो। जिस तरीके से योगी राज में कहा जाता है कि भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस पर हम काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं इस मामले में पुलिस को सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। एसटीएफ भी लगातार सबूत खंगाल रही है। कौन वो लोग हैं जो इस नेटवर्क से जुड़े हुए थे? दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी के कई शहरों तक ये पूरा नेटवर्क फैला हुआ था। अभी भाजपा नेता और उसके जो भतीजा सचिन गुप्ता है, संजीव गुप्ता भाजपा के महानगर उपाध्यक्ष रहे थे, उनको भाजपा ने किरकिरी होने के बाद उनको पद से हटा दिया, निलंबित कर दिया। जो उनका भतीजा है वो भी मिलकर ये काम कर रहे थे। दोनों की गिरफ्तारी के बाद तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो पाएगी। और एक बात और निकल कर सामने आ रही है, एक बड़ा गिरोह इसके लिए काम कर रहा है। इस तरीके की अब जो जानकारी धीरे धीरे सामने आ रही है उससे ये पता चल पा रहा है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।
वहीं कोरोना संक्रमण के चलते हुए लॉकडाउन ने मध्यम वर्गीय और निचले तबके के आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। बेरोजगारी का आलम यह है कि मजदूर तबके के लोगों को परिवार के लिए 2 जून की रोटी जुटाना भी एवरेस्ट पर फतह करने जैसा लगने लगा है। आगरा के थाना सदर क्षेत्र में एक ऐसे ही परिवार की 5 साल की मासूम बेटी की भूखमरी और इलाज के अभाव में मौत हो गई और परिवार अभी भी उसकी मौत के गम से उबर नहीं पाया है। उसकी मौत के गम से ज्यादा रोटी की आस में टकटकी लगाए हुए बैठा हुआ है। आने जाने वाले लोगों की तरफ देख रहा है कि कोई तो रोटी दे। इन सबके बीच सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि उसको पड़ोस में रहने वाले लोगों ने भी उसकी मदद नहीं की। मामले के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है, क्योंकि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अब तक कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं। तो गरीब परिवार को मदद की आस है। ये तस्वीर देखिए, बच्चे की मौत हो गई लेकिन परिवार के सामने संकट ये है कि 2 जून की रोटी उन्हें मिल सके। तो कोरोना काल में सबसे जो बड़ा संकट है वो मजदूर तबके के लिए है, वो आम लोगों के लिए है, जिनके लिए सबसे बड़ी चुनौती कोरोना से बचने के साथ ही साथ अपने आप को, अपने परिवार को भूखमरी से भी बचाना है। जिम्मेदार अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है, लेकिन कौन जिम्मेदार है ऐसी स्थिति के लिए? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। मासूम की मौत हो गई और परिवार का हाल क्या है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो बच्ची की तस्वीर आप देख रहे हैं, इसकी मौत हो चुकी है। 5 साल की बच्ची की मौत हो गई, लेकिन परिवार की स्थिति क्या है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। परिवार के सदस्य की तस्वीर आप देख सकते हैं। भूखमरी की वजह से अधमरा सा व्यक्ति हो गया है, लेकिन जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं। और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। अपर मुख्य सचिव एमएसएमई, अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास, मुख्यमंत्री कार्यालय के सभी अधिकारीगण, सिडबी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मोहम्मद मुस्तफा जी, सिडबी से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सिडबी को कि लगभग 30 वर्ष के बाद देश के सबसे बड़ी आबादी के राज्य में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को अपने स्वयं का मुख्यालय का मार्ग आपने प्रशस्त किया है। ये हमारे लिए भी, देश की सबसे बड़ी आबादी के प्रदेश के लिए और इस देश के एमएसएमई सेक्टर के लिए एक अत्यंत प्रसन्नता का अवसर है। मैं इसके लिए इस सेक्टर में रुचि रखने वाले, इसके माध्यम से रोजगार प्राप्त करने वाले और इसके माध्यम से आने वाले समय में लाभान्वित होने वाले उन सभी संबंधित पक्षों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैंने अभी सिडबी के नए मुख्यालय भवन के यहां पर जो डिस्प्ले किया गया उसको मैंने देखा है। मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो एक संकल्पना दी गई है कि ग्रीन बिल्डिंग के रूप में हम इसे विकसित करेंगे और इसमें ऊर्जा है, जल है, वेस्ट प्रोडक्ट की बचत के साथ ही जल की रिसाइकलिंग और रिचार्जिंग की व्यवस्था, तो इसमें सौर ऊर्जा का बेहतर उपयोग किया जा सके, इस देश से जो एक ग्रीन बिल्डिंग का एक नया कॉन्सेप्ट देने का प्रयास हुआ है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उस सोच को प्रदर्शित करता है जिसमें हम सब मिलकर के
ऊर्जा की बचत के साथ ही ग्रीन एनर्जी को प्रोत्साहित करने और जल संरक्षण के अभियान को भी आगे बढ़ाने के लिए जो बार बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं, एमएसएमई सेक्टर के प्रोत्साहन के लिए भी यहां पर जो व्यवस्था दी गई है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सिडबी एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास के लिए कार्य करने वाली एक प्रमुख वित्तीय संस्था है। सिडबी के माध्यम से भारत सरकार के चाहे वह स्टार्टअप फंड के निधि प्रबंधन का कार्य हो या फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया तथा मेक इन इंडिया जैसे जो कार्यक्रम प्रारंभ किए थे, उन सब का जो आधार है वह सिडबी है। और सिडबी के माध्यम से स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में जो मदद अब तक मिली है उसके बहुत सकारात्मक परिणाम युवाओं में और समाज के विभिन्न तबकों में देखने को मिले हैं। हमारा यह मानना है कि स्टार्टअप की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सकारात्मक सोच ने देश में एक सकारात्मक माहौल दिया है। लोगों को एक नई सोच के साथ आज के युवा को हम लोगों ने रोजगार आकांक्षी बनाने की बजाय रोजगार प्रदाता बनाने में बहुत बड़ी मदद की है और वह वर्तमान भारत की ताकत को भी प्रस्तुत करता है। उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप फंड की स्थापना लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से जो कार्रवाई प्रारंभ हुई है, इसमें भी सिडबी ने उत्तर प्रदेश के साथ एक एमओयू विगत दिनों किया है। इससे आत्मनिर्भर अभियान तथा लोगों को स्वावलंबन की ओर अग्रसर होने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश की अभिनव योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो योजना हमारी है, ये योजना एमएसएमई सेक्टर के लिए गेम चेंजर का काम करेगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम लोगों ने वर्ष 2018 में अपनी इस योजना को प्रारंभ किया था और आज भारत सरकार ने भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को अपने स्वयं के अभियान का हिस्सा बनाकर के प्रत्येक राज्य को इस दिशा में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना का आधार ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की ये अभिनव योजना है और ये अभिनव योजना निश्चित ही इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएगी। हम सब जानते हैं कि आज जब पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रही है, तो ऐसे समय में स्टार्टअप तथा एमएसएमई सेक्टर उम्मीद की एक नई किरण है। इस चुनौतीपूर्ण समय में सपनों को साकार करने और अर्थव्यवस्था को और भी सुदृढ़ करने में सिडबी की एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। और हमारे लिए यह गौरव की बात है कि सिडबी का जो प्रधान कार्यालय है वह हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होने के साथ ही एमएसएमई सेक्टर को उत्तर प्रदेश के अंदर विकसित करने में हमारे लिए एक बेहतर अवसर है। मैं वास्तव में जब उत्तर प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर के बारे में सोचता हूं तो मेरा यह मानना है कि देश की इकोनॉमी में इसकी बहुत बड़ी भूमिका थी।
हम देश की आजादी के समय में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय और आज की प्रति व्यक्ति आय, उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को राष्ट्रीय आय के साथ जब जोड़ करके देखते हैं तो कहीं ना कहीं इन 70 वर्षों में प्रदेश ने कुछ खोया है। और जब हम इसकी गहराई में जाते हैं तो हमें लगता है कि वास्तव में उत्तर प्रदेश में 1947 और उसके आसपास का समय तक अगर उत्तर प्रदेश समृद्धि की एक राह पर आगे बढ़ रहा था तो उसमें एमएसएमई सेक्टर का बहुत बड़ा रोल था। और यह उत्तर प्रदेश को एक बार फिर से अपनी उन जड़ों को तलाशने की आवश्यकता है। और इस दिशा से जो कार्यक्रम अभी विगत दिनों यहां पर उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति के अंतर्गत सिडबी के द्वारा 15 करोड़ रुपए फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था के द्वारा जो एक कार्रवाई उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुई थी, जिसमें एक एमओयू सिडबी के साथ उत्तर प्रदेश शासन ने यहां पर किया है, यह इस दिशा में किया गया एक सकारात्मक पहल है। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एमएसएमई सेक्टर के लिए सिडबी के साथ मिलकर के हम इस भूमिका को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार स्टार्टअप स्थापना के लिए जो आधारभूत संरचना तथा सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह कृत संकल्पित है। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड प्रदेश के युवाओं के अभिनव विचारों को साकार करने में एक सार्थक माहौल प्रदान करने में मदद करेगा। सिडबी के नए भवन के निर्मित होने के बाद यहां पर एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने, स्टार्टअप की स्थापना करने में और भी हमें सहूलियतें यहां पर प्राप्त होंगी और एक नई कार्य संस्कृति प्रदेश के अंदर हम सबको देखने को प्राप्त होगी। मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पर सिडबी के एक नए मुख्यालय के कार्य का हम लोगों ने यहां पर शिलान्यास करते हुए एमएसएमई सेक्टर के लिए एक नई आशा की किरण लेकर के सिडबी आया है। और मुझे विश्वास है कि सिडबी के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश का एमएसएमई सेक्टर और स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से प्रबंध निदेशक सिडबी और उनके सभी अधिकारियों को इस स्वावलंबन केंद्र के शिलान्यास के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि सिडबी का यह नया भवन उत्तर प्रदेश को उसके गौरव को प्रदान करने में फिर से मदद दे पाएगा। मैं एक बार फिर से इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्वावलंबन संस्कृति का तो मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे। एमएसएमई सेक्टर पर सरकार का फोकस है। सिडबी भवन का ऑनलाइन शिलान्यास कार्यक्रम था और इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़ा कदम है, आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़ा कदम, और इसमें सरकार लगातार काम कर रही है। एमएसएमई सेक्टर को लेकर उन्होंने बातें की और उन्होंने कहा कि सिडबी भवन बनने से विकास के नए द्वार खुलेंगे, एमएसएमई सेक्टर के लिए नई आशा की किरण जगेगी। और एमएसएमई सेक्टर के तहत
लोगों के हुनर को पहचान मिली है और इसी वजह से सरकार का इस पर फोकस है। देश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का बड़ा योगदान है। सिडबी भवन बनने से विकास के नए द्वार खुलेंगे और सिडबी भवन का ऑनलाइन शिलान्यास कार्यक्रम था जिसमें मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे और वहां पर एक बार फिर से उन्होंने सरकार के लक्ष्य को लोगों के सामने रखा। उन्होंने कहा कि रोजगार को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। एमएसएमई सेक्टर को लेकर संवेदना, सेवा और सहायता का भाव जन जन के प्रति माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का समर्पण दर्शाता है। गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु जरूरतमंदों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से रिकॉर्ड आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। दुर्घटना, अग्निकांड सहित अन्य प्रभावित जरूरतमंदों को भी बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता मिली है। कैंसर की बीमारी किसी को न हो, इससे हम लोग बहुत डर लगता है। नाम सुनने पे ही डर लगने लगता है कि कहाँ से इलाज होगा, कहाँ से इतना पैसा आए। लेकिन हम लोगों को योगी जी ने बहुत सहारा दिया, बहुत मदद दिया। हम लोग का दवा इलाज गरीबों का हो रहा है। कोविड-19 के दौरान मुख्यमंत्री का पीड़ित सहायता कोष कोविड केयर फंड की स्थापना की गई। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ किया गया। महामारी की रोकथाम हेतु प्राथमिकता पर चिकित्सा उपकरण खरीदे गए। कठिन परिस्थितियों में विवेकाधीन कोष से हुई मदद ने उम्मीद जगाई है। जन जन को मिला सरकार का साथ। उसके पास एक बंदूक। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं। शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ। I'm from TCS. I'm from Wipro. We are from NIET. Join #1 ranked institute, NIET Greater Noida. Get future ready. बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। स्वप्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं हेमंत कुमार। यूपी में घटतौली के मामले सामने आ रहे हैं जिसमें दुकानदार लाखों का चूना ग्राहकों को लगा रहे हैं और इस मामले में यूपी एसटीएफ ने एक बड़ा खुलासा किया है। 2 दुकानदारों के साथ ही 5 टेक्नीशियंस को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इनके पास से 2 मशीनें, रिमोट कंट्रोल और चिप बरामद की गई है। ये लोग इलेक्ट्रॉनिक मशीनों में छेड़छाड़ करके चूना लगाते थे। मशीन में चिप लगा करके 6% की घटतौली कर रहे थे। ये लोग रिमोट के जरिए वेटिंग मशीन को ऑपरेट किया जाता था। हर 100 किलो पर 6 किलो कम तोलती थी मशीन। आरोपी ज्यादा वजन की चीज को कम दिखाते थे। गल्ले को बेचते वक्त 6% तक एक्स्ट्रा मार्जिन लेते थे। 94 किलो का गल्ला 100 रुपए किलो में बेचते थे। गल्ला खरीदते और बेचते वक्त कमाते थे मोटा मुनाफा। और उसी की तस्वीरें ये आप देखिए किस तरह से मशीन में छेड़छाड़ करके बड़ा घोटाला अंजाम दिया जा रहा था, जिसका खुलासा किया गया है। नापतोल के नाम पर यह गड़बड़ झाला आखिरकार कब तक चल रहा था, कब से चल रहा था, इसका खुलासा लगातार किया जा रहा है। तो वहीं इस मामले में यूपी एसटीएफ के एडिशनल एसपी विशाल विक्रम सिंह ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले आप वो सुनिए। एसटीएफ को ये कई दिनों से ये इंटेल मिल रही थी कि एक ग्रुप एक्टिव है जो कि वेइंग मशीन में चिप इंस्टॉल करके और वाया रिमोट इसको ऑपरेट करके ये लोग घटतौली का जो की प्रक्रिया है इसको अंजाम में लाते हैं। तो इस इंटेलिजेंस को डेवलप करके कल एक टीम हमारे डिप्टी एसपी मिस्टर अमित नागर इनके लीडरशिप में भेजी गई, एसटीएफ की कई टीम है। और इस टीम के द्वारा लखनऊ में और जनपद बाराबंकी से
कुल मिला के 5 अरेस्टिंग की गई, जिसमें से 2 व्यापारी और 3 वो टेक्निकल असिस्टेंट्स हैं जो बेसिकली उस चिप को इंस्टॉल करने का काम करते हैं। तो पूछताछ में उन्होंने ये बताया कि एक जो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है, खास करके जो हमने कैप्चर की 1 क्विंटल की कैपेसिटी की, इसमें ये अंदर सर्किट में एक चिप इंस्टॉल करते हैं और उसको वाया रिमोट ऑपरेट करते हैं। रिमोट से उस पर कितना तौला जाना है और कितनी कमी करनी है, किस परसेंटेज में करनी है, ये सारा फिक्सेशन किया जा सकता है। तो इस तरीके से जब भी ये गांव में जाकर किसानों से अनाज लेते थे तो चिप को फिक्स करके रिमोट के माध्यम से इस घटतौली की प्रक्रिया को अंजाम में। तो नापतौल के नाम पर किस तरह का गड़बड़ झाला किया जा रहा था, लोगों से ये बड़ी लूट कब तक की जा रही थी, कब से की जा रही थी, तमाम सवाल है जिनको इस वक्त जानने की कोशिश करेंगे। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर सबसे बड़ी जानकारी के साथ आज हम आपको बताएंगे कि कैसे ग्राहकों पर डाका डाला जाता था, उनकी जेब के साथ लूट की जाती थी, ठगी की वारदात किस कदर तक फैली हुई थी। तमाम बातें हैं। हमारे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए रवि कुमार हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ अमित नागर हैं सीईओ एसटीएफ के, जिनकी अगुवाई में इस तरह से पूरा ये मामला जो है इसका खुलासा किया गया। राहुल मिश्रा साइबर एक्सपर्ट के तौर पर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक एक करके सबका रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले रवि, आपके पास शुरुआत रवि से। आखिरकार रवि, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर, कैसे इसका खुलासा हुआ, कैसे ये चूना लगा रहे थे? पहले की बात करें, कुछ महीने पहले जो पेट्रोल पंप पे चिप का जो लगाने का खुलासा था वो भी एसटीएफ की टीम ने ही किया था। तमाम सारे पेट्रोल पंप थे जहां पर चिप लगाकर पेट्रोल चोरी करते थे और जितना भी पेट्रोल लोग खरीदते थे दिखाने के लिए भले ही दिखाते थे कि ये पेट्रोल दिया जा रहा है, लेकिन चिप के जरिए उस पेट्रोल की चोरी होती थी और पैसे पूरे लिए जाते थे। इसका खुलासा भी एसटीएफ की टीम ने ही किया था। उसके बाद ये दूसरा बड़ा खुलासा किया है जिसमें साफ तौर पर घटतौली की यह दूसरा मामला निकल कर आया है, जहां पर अगर बात करें तो लोगों को राशन जो देने का नाम था उसमें घटतौली की शिकायत की है, जिसमें भी कुछ उसी तरीके की चिप का इस्तेमाल होता था। जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती थी, तराजू जिसे कहते हैं, उसमें चिप लगाकर बाकायदा अगर किसी को 100 किलो अनाज लेना है तो 100 किलो दिखाते थे, लेकिन जब वो वेट एक्चुअल में करना होता था तो चिप के जरिए उसका जो वजन है वो 94 किलो ही रहता था, लेकिन खरीदार को लगता था कि उसने पूरा 100 किलो लिया है और बाकायदा 6% का मार्जिन भी इसमें लिया जाता था। करीब 5 लोगों को एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया। कहीं ना कहीं बधाई की बात है एसटीएफ की टीम, और साफ तौर पे कहीं ना कहीं यह भी माना जा रहा है कि अब इस 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अभी और भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह घटतौली में शामिल हो गए, उन पर भी जो एसटीएफ की टीम है वो कार्रवाई करेगी। कहीं ना कहीं जो आम जनता की जो गाड़ी कमाई है उसको लूटने का काम ये लोग कर रहे थे, चोरी के जरिए की गाड़ी कमाई जो भी इनके पास आता था उनको किस तरह से गुमराह करके लूटते थे कि उसको पता भी नहीं चलता था कि कैसे आखिरकार इनकी ठगी का शिकार वो हो रहा है, लूट का शिकार हो रहा है। हमारे साथ राहुल मिश्रा साइबर एक्सपर्ट के तौर पर जो इस मामले को समझाएंगे, अमित नागर साहब है सीईओ एसटीएफ के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और सबसे पहले मैं अमित नागर साहब आपसे जानना चाहता हूं, दरअसल ये पूरा खुलासा हुआ है, जैसे कि रवि बता रहे थे कि इससे पहले एसटीएफ ने पेट्रोल पंप पर भी खुलासा किया, लेकिन इस बार आपने ये खुलासा किस तरह से किया, क्या कुछ जानकारी मिली थी, कैसे आपने पूरे इस नेक्सस को पूरा उजागर किया है? धन्यवाद। जैसे पहले भी एसटीएफ के द्वारा पेट्रोल पंप में चिप में उनकी जो मदरबोर्ड था उसमें छेड़छाड़ करके घटतौली की जा रही थी, तो इसी पे ही सीनियर अधिकारियों का ये दिशा निर्देश थे कि ऐसी अगर इसी तरह की और घटतौली की चीज़ें होती हैं तो उस पर काम किया जाए। तो ज़मीनी इंटेल डेवलप की गई टीम्स के द्वारा, और फिर ये संज्ञान में आया कि इलेक्ट्रॉनिक जो मशीनें हैं, वेइंग मशीनें हैं जो कई जगह पर लगी हुई हैं, उससे भी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से ये घटतौली हो रही है, जिसमें जानकारी में आया कि इन मशीनों में जो चिप लगी है, जो इनका पीसीबी है, वो इस तरह से प्रोग्राम्ड है कि उसमें एक ही टाइम में 2 कैलिब्रेशन की सेटिंग हो सकती है। एक वो जो सही सामान तोलेगी, एक आपकी इच्छा के अनुसार, वो ज्यादा भी हो सकती है, वो कम भी हो सकती है, और केवल एक स्विच के प्रेस करने से वो दोनों मोड में स्विच ओवर हो जाएगी। इसी काम को और ज्यादा एक्सपर्ट करने के लिए वो इसमें और एक एक्स्ट्रा चिप लगा देते हैं और एक रिमोट हो जाता है। यही काम फिर दूर से ऑपरेट हो जाता है। मतलब
अगर ये एक हिडन बटन के प्रेस करने से वो घटतोली पर चेंज हो जाएगी, और यदि किसी ग्राहक को शक हुआ तो उसी को वो प्रेस करेंगे, फिर वो सही वेट करने लगेगी। और इसी को यदि उन्होंने रिमोट अपनी जेब में डाल के चेंज कर दिया तो किसी भी तरीके से आम आदमी तो छोड़िएगा, यदि कोई बहुत सजग उपभोक्ता है वो भी नहीं समझ पाएगा। यदि वो कहेगा कि मुझे शक है, आप मुझे लोहे के वेट से सत्यापित करके बताइएगा, तो वो लोहे के वेट को रखेंगे और चुप से अपनी जेब में उस रिमोट को प्रेस कर देंगे, सामने वेट बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा जितने का आप रखेंगे। और फिर उसके बाद हटा के जब अपना वो सामान तुलवाएगा, उसको सेकंड टाइम प्रेस करेंगे, वो उसको 10% कम पर, 15% कम पर, अपनी इच्छा अनुसार जिस पर भी वो सेट करके रखा हुआ है वो उतना सामान कम तोल के देगी। और जो ग्राहक है वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि मैंने तो चेक कराकर इसको पहले से ही देख लिया था। लेकिन आप पहुंचे कैसे ऐसे नेक्सस तक, ऐसे लोगों तक, कैसे आखिरकार ये पता चल पाया कि इस तरह की वारदात को, इस तरह की ठगी को अंजाम दिया जा रहा है इतने बड़े स्तर पर? नागर साहब, इसमें मैं क्रेडिट देना चाहूँगा सभी अपने टीम मेंबर्स को और अपनी एसटीएफ के अधिकारियों को, जो सतत इस प्रयास में लगे रहते हैं और फील्ड में घूमकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जरा भी कहीं पर शक होने पर वो कोशिश करते हैं कि उसकी गहराई में जाएं और फ्रेंडली रिलेशन बनाकर लोगों से सूचना निकालते हैं। तो ऐसी सूचना मिली कि सब इस तरह की ये मशीनें जो कांटों पर, धर्म कांटों पर और नॉर्मल किसी भी जगह पर जो मशीन तोल रही है, सब इसमें भी वैसे ही चीजें लगी हैं जैसे कि पहले आप लोगों ने पेट्रोल पंप में पकड़ी थी। और ये चिप ज्यादा सस्ती है। अभी हो क्या रहा है कि पहले जो मशीन थी स्टैंडर्ड कंपनी बना रही थी, उसकी चिप में छेड़छाड़ करने पर वो खराब होती थी और वो महंगी पड़ती है। अभी ये मशीनें ये लोकली मैन्युफैक्चर्ड हैं, इंडिया में ही ये बन जा रही हैं, इनकी पीसीबी भी बन जा रही हैं और इनमें ये प्रोग्राम्ड कैपेबिलिटी आ गई है कि इसको ये अपने इच्छा अनुसार कैलिब्रेट कर सकें। स्टैंडर्ड कंपनी की में एक ही सेटिंग होती है, या तो वो उस पर चलेगी या खराब हो जाएगी। इसमें आप मनचाही इसमें कैलिब्रेशन फीड कर सकते हैं। और इसकी सूचना जब हम लोगों को मिली तो फिर हमने कई अलग अलग लोगों से वेरीफाई किया, कुछ सामान खरीदे, अलग चेक किया, फिर उसको वेरीफाई किया, तब हमें लगा कि हाँ ये चीज़ है। तो उसके बाद हमने फिर टीम बनाकर और विस्तृत तरीके से मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में इसको चेक किया और आगे की कार्रवाई की। बिल्कुल, आपने छापेमारी भी की और देखा, पकड़ा, और इतना जटिल ये पूरा का पूरा सिस्टम होता है कि आम आदमी के समझ में नहीं आता है कि वो कब कहां पर किस तरह से लूट रहा है। तो ये ना केवल उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए भी जानना बेहद जरूरी है, बल्कि देश के लोगों के लिए भी जानना जरूरी है कि आप जब मार्केट में जाते हैं तो आपके साथ में किस तरह की धोखाधड़ी हो सकती है। साइबर एक्सपर्ट के तौर पर राहुल मिश्रा हमें समझाएंगे कितना जटिल प्रक्रिया होती है, कैसे आखिरकार मिश्रा साहब इसको समझा जाए। आप अगर मार्केट में जा रहे हैं, आपके साथ धोखाधड़ी हो रही है, ये घटतौली हो रही है, कैसे समझें, किस तरह से एक पूरा प्रोग्राम होता है? से अभी जैसा सर बता रहे थे कि इस चीज को डिटेक्ट कर पाना एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है कि क्या वाकई में किसी पर्टिकुलर जो चिप है उस पे किस तरह से प्रोग्रामिंग करके रखी गई है, कि किस तरह से घटतौली उस पे की जा सकती है। ये चीजें एक आम आदमी के लिए आइडेंटिफाई कर पाना बहुत मुश्किल है। और इस तरह की बहुत सारी घटनाएं पहले भी सामने आई हैं जिसमें चिप को प्रोग्राम कर दिया जाता है अपने अकॉर्डिंग, और प्रोग्राम करने के बाद आप उस पे जो वेट चाहें वो दिखा सकते हैं। किसी भी वेइंग मशीन पे जो वेट आप दिखाना चाहते हैं वो पर्टिकुलर वेट आपको दिख रहा होता है। सिर्फ रिमोट की एक बटन आप प्रेस कर देंगे तो चिप आपके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर देती है और आपके हिसाब से वजन दिखने लगता है। तो एसटीएफ ने वाकई में ये एक अच्छा केस वर्कआउट किया है। और ऐसे नॉन ब्रांडेड जितने भी तराजू होंगे उनमें ये चीजें कर पाना उतना ही आसान होगा, क्योंकि जो भी ब्रांड्स हैं, जो भी अभी जैसा सर बता रहे थे, जो भी ब्रांडेड आप देखेंगे वेइंग मशीन्स आएंगी, वो लॉक करके रखते हैं अपने प्रोसेस को कि उसमें आप प्रोग्रामिंग को एडिट ना कर पाएं। लेकिन जितने भी आप देखेंगे चीप मटेरियल्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं
उनकी प्रोग्रामिंग में छेड़छाड़ कर पाना उतना ही आसान होगा। लेकिन राहुल मिश्रा क्या जो आप ब्रांड की बात कर रहे हैं, अगर ब्रांड की इस तरह की मशीनें हैं उनमें भी छेड़खानी की जा सकती है या फिर वे पूरी तरह से सिक्योर है? ब्रांडेड मशीन्स हैं वो काफी हद तक सिक्योर हैं, क्योंकि उनमें अलाउड नहीं होता कि आप कोई भी अपनी तरफ से प्रोग्रामिंग में छेड़छाड़ कर पाएं, और अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो वो मशीन फंक्शन करना बंद कर देगी। लेकिन जितने भी नॉन ब्रांडेड आइटम्स हैं या आप कहें कि उनमें आसानी से इस तरह की चीजें परफॉर्म की जा सकती हैं, आसानी से छेड़छाड़ परफॉर्म की जा सकती है। लेकिन तो टाइम टू टाइम ऐसी मशीन्स को अलग अलग जगह पे छापेमारी करके इसको क्रॉस वेरीफाई करने की जरूरत है। अमित नागर साहब, एक बात इन्होंने ये कही है कि ब्रांडिंग जो मशीन है, इस तरह की वेइंग मशीन है, उनमें छेड़छाड़ कम की जा सकती है, लेकिन जिस तरह की लोकल मार्केट में लगातार चल रहा है, लोकल मशीनों में ज्यादा होता है। क्या ध्यान रखा जाए आखिरकार, क्योंकि क्या जो हम ISI मार्का की बात कर रहे हैं या फिर इसके लिए कोई और मार्का है जिसको हम देखें कि इससे अगर नापतोल हो रहा है तो वो ठीक होगा? हाँ, ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। जो स्टैंडर्ड कंपनी की मशीन है वो महंगी आती है। अगर सेम वेट में लें तो अगर वो 30,000 की है तो ये लोकल 10,000 तक आ जाती है। स्टैंडर्ड कंपनी अपनी चिप को इस तरह से बनाती है कि उसमें ऐसी छेड़छाड़ करने पे वो खराब हो जाए, या उसकी ये कैपेबिलिटी वो नहीं रखती कि उसमें डबल सेटिंग प्रोग्राम हो सके। लेकिन मार्केट में जैसा कि इनसे पूछताछ की हमने, इन्होंने बताया कि डिमांड इतनी ज़्यादा है जिसमें डबल सेटिंग हो जाए उसकी, कि एक तो कंपनी की महंगी, ये सस्ती, दूसरा इसकी डिमांड ज़्यादा। तो बड़े एक जैसे इकोनॉमिक्स में ग्रेसिम का लॉ है कि खराब करेंसी अच्छी करेंसी को मार्केट से बाहर कर देती है। तो लोगों की डिमांड के चलते वो स्टैंडर्ड जिसमें ये पॉसिबिलिटी नहीं है, उसकी मांग भी कम है, वो अवेलेबल भी कम है, और ज्यादातर इसी तरह की लगी हुई है। कुछ लोग सस्ती के लालच में लेते हैं और कुछ दोनों लालच में कि सस्ती भी है और घटतोली भी कर देगी। इसमें जो लोग सस्ती के लालच में लेते हैं वो इसके इस फंक्शन को इनेबल्ड नहीं कराते, और जिनको घटतोली करनी है वो इस फंक्शन को इनेबल्ड करा लेते हैं, जो कि बहुत सिंपली कुछ स्टेप्स उसमें प्रेस करने पर वो इनेबल्ड हो जाता है फंक्शन, और वो उसमें लगी हुई जो की है उसी से ही किसी एक से ऑपरेट हो जाता है, और बाद में अगर चाहे तो वो एक और चिप एक्स्ट्रा लगाकर रिमोट से ऑपरेट हो जाता है। तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है, ऐसी चिप हैं स्टैंडर्ड कंपनी की जिनके साथ में आसानी से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, लेकिन जब मैन्युफैक्चरर का लालच, बेचने वाले का लालच और लगाने वाले का लालच मिल जाता है तो वो उस तरफ ना जाकर ऐसी चीज की तरफ। राहुल मिश्रा साहब, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं राहुल जी, क्योंकि देखिए ये पूरा का पूरा साइबर युग है और एक साइबर एक्सपर्ट होने के नाते किस तरह से ये सेटिंग की जाती है, इसको जरा विस्तार से समझाएंगे कि हमें समझ में आए कि कैसे आखिरकार ये सेटिंग हो जाती है, जिसमें क्या इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती है, ये बिना इंटरनेट के रिमोट से संचालित हो जाती है ये इस तरह की मशीनें, और घटतोली का पूरा खेल इसी तरह से उजागर हो जो है अंजाम दिया जाता है। इसमें कोई भी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि चिप को डायरेक्टली इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि वो रिमोट के साथ सिंक्रोनाइज हो जाती है, और इसके बाद आप रिमोट की जो रेंज होती है उस रेंज से आप आसानी से उस पर्टिकुलर मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब जैसे मशीन 5-6 मीटर की रेंज में रखी हुई है और मैं रिमोट से एक बटन प्रेस कर दूंगा, उस बटन के प्रेस करने के बाद आसानी से वो पर्टिकुलर मशीन मेरे अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर देगी, और जब दोबारा उस बटन को प्रेस कर दिया जाएगा दोबारा से वो मशीन अपने डिफॉल्ट मोड में आ जाएगी। तो इस तरह से आसानी से प्रोग्राम किए जा सकते हैं इस तरह की मशीन्स को। इसको क्रॉस वेरीफाई करने का यही तरीका है कि रैंडमली अलग अलग जगह पे टेस्ट करने होंगे, चेकिंग करनी होगी, और फिर क्रॉस वेरीफाई करना होगा कि कहीं कोई छेड़छाड़ की गई है या नहीं की गई है। लेकिन इससे बचने का भी कोई उपाय है या नहीं है? अगर मार्केट में कहीं पर भी हम जाएं, जैसे कि मैं गया चीनी लेने, 1 किलो चीनी लेने, पैसे 1 किलो के देके आया हूं, पता चलेगा कि मेरे पास चीनी आई है वो 1 किलो 600 ग्राम ही है, कैसे बचे आखिरकार इससे? कोई एक आम आदमी के लिए और एक नॉन टेक्निकल व्यक्ति के लिए ये समझ पाना
असंभव जैसा है कि क्या वाकई में घटतौली की जा रही है उसके साथ या नहीं की जा रही है, जब तक उसको आप मैन्युअली वेरीफाई ना कर लें जी, क्योंकि ये ऐसी टेक्निकलिटीज हैं जो जनरल पब्लिक को नहीं पता होती, या जनरली अगर आप कोई भी चीज तौलवा रहे हैं दुकान पे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि क्या बैकएंड पे क्या चल रहा है। जी, एक बात अमित नागर साहब मैं दरअसल आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से बाजार के भीतर इस तरह के बदमाश लोग जो है, मुनाफाखोर जो लोग हैं या फिर ठग जो लोग सक्रिय होते हैं और ऐसे में आम लोगों की जेब पर डाका डालते हैं। महंगाई का युग है, क्या एसटीएफ के पास कोई प्लान है अब तक कि आप अपना जो छापेमारी का जो जांच का विस्तार कर रहे हैं, तमाम जगहों पर आपकी निगाहें होती है? जी बिल्कुल, इसमें हम लोग अभी भी इसमें काम कर रहे हैं और सीनियर ऑफिसर्स का बहुत इस पर इंटरेस्ट है। वो भी ये प्रयास कर रहे हैं कि ये डबल कैलिब्रेटेड जो चिप है, जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर ही उसमें ये प्रोग्रामिंग की जाती है कि वो एक साथ 2 सेटिंग ले ले और उसमें एक सेटिंग ऐसी हो जो अपनी इच्छा के अनुसार उसको ग्राहक दुकानदार उसको चेंज कर सके। ऐसी सेटिंग ही पूरी तरह से ये प्रोहिबिटेड हो, ऐसी चिप मैन्युफैक्चर इनके लेवल पर ही बैन हो और वही अपराध की श्रेणी में आए। ये इस सब चीज की जानकारी करके ये आगे इंफॉर्मेशन पास ऑन की जाएगी और जो इसके सिंपल स्टेप्स होंगे जिससे ग्राहक इसको कुछ हद तक खुद भी पकड़ लेगा यदि उसको शक होता है, या फिर वो अधिकारियों को इन्फॉर्म करे, तो वो स्टेप भी हम इसमें नोट डाउन करेंगे और प्रयास करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा फिर प्रचारित हो, जिससे कि एटलीस्ट इनका काम थोड़ा मुश्किल हो सके और उस मुश्किल से ज्यादा चीजें बाहर निकल के आए तो फिर अग्रिम कार्रवाई इनके ऊपर हो। नागर साहब, एक तो बड़ी मुश्किल यह होती है कि मार्केट में कोई गया, सब्जी मंडी में कोई गया, बाजार में कोई गया, उसके साथ चीटिंग होती है, ठगी होती है, उसको पता ही नहीं होता कि शिकायत कहाँ करे। आपके कोई नंबर है ऐसे जहां पर सूचना दे सकते हैं आप लोगों को? तो आप बताना चाहें, उत्तर प्रदेश की जनता इस वक्त आपको सुन रही है, लोग चाहते हैं कि वो शिकायत करें, लेकिन करे कहां, कई लोगों की यह भी समझ में नहीं आता। देखिए, इसके लिए वैसे अधिकृत डिपार्टमेंट तो माप तोल विभाग है जिनके पास ये पावर है कि वो वही उसको प्रमाणित करेंगे और वही जाकर उसको मौके पर चेक करेंगे। लेकिन अगर वो घटतौली कर रहा है, सीधे सीधे उसको नुकसान हो रहा है, तो ये 420 का अपराध भी ये सीधे सीधे इसमें बन जाता है। तो वो अगर संबंधित जो भी नजदीकी पुलिस स्टेशन है, पुलिस वहां पर के लोग हैं, उनको अगर वो इन्फॉर्म करेंगे, वो आके उसको चेक करेंगे और वो बिल्कुल मौके पर करती पाई जाएगी, फिर वो संबंधित डिपार्टमेंट को बुलाकर उस पर अग्रिम कार्रवाई वो कर सकते हैं। इसके लिए आईपीसी में हम लोग एम्पावर्ड है कि यदि वो सीधे तौर पे सिद्ध हो रहा है कि उसमें घटतौली करके 420 हो रही है, तो वो वहां पर उस पर कार्रवाई की जा सकती है। बाकी मशीन को चेक करना वो गलत है या सही, और उसका ये लीगल एक्सपर्ट के तौर पर उसमें अपनी रिपोर्ट देना, ये संबंधित डिपार्टमेंट का काम है। नागर साहब, कोई आपके पास ऐसा व्यक्ति है जो ये बता सकें कि किस तरह से पूरा खेल अंजाम दिया जाता है? तो हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग इस बात को देख पाएं। जी, जल्दी से अगर आप दिखा पाएं कि किस तरह से खेल होता है। अभी एक मशीन मैंने जी बिल्कुल, अभी मैंने एक मशीन मंगाई है, अभी वो आ जाती है तो जी। और तब तक आप ये बता दीजिए, वो मशीन आए तब तक कि कितना कोई कड़ा कानून है इसको लेकर के अब तक, या फिर और ज्यादा कड़ा करने की जरूरत है इस मामले में? क्योंकि देखिए, आम आदमी तो लुटता है, उसको पता भी नहीं होता, और ये इतना टिपिकल पोजीशन है कि आखिरकार आप लोग जब जाते हैं और टेक्निकली तौर पर उसका निरीक्षण करते हैं, तभी सामने आता है कि इसमें गड़बड़ की हुई है, चिप फिट की हुई है। हाँ, ये बात सही है। अभी तक जो कानून के प्रावधान है वो ये मान के हैं कि ऐसी चीजें एक्सेप्शन के तौर पे होंगी जी, कहीं कुछ लोग केवल करेंगे, लेकिन अब सच्चाई ये आ गई है कि ये चीजें जो स्केल है वो धीरे धीरे बढ़ गया है।
इस टेक्नोलॉजी ने सबको इतना इनेबल कर दिया है कि वो इसको बहुत बड़े लेवल पर अंजाम दे सकते हैं। जी, मैं एक कमेंट इसके ऊपर उसी के अकॉर्डिंग जैसा सिचुएशन लेना चाहता हूं। अमित जी, आप मशीन मंगवाइए और तैयारी कीजिए कि आप बता सकें उत्तर प्रदेश की जनता को, देश की जनता को कि कैसे पूरा गड़बड़ झाला होता है। लेकिन राहुल मिश्रा साहब, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो एक जल्दी से कमेंट दीजिए कि आखिरकार क्या मार्केट में इस तरह के लोग आसानी से मिल जाते हैं जो चिप फिट कर देते हैं? क्या इसका भी कोई रिमोट कंट्रोल हो सकता है? पता लगा ले कि यहाँ पर चिप फिट की हुई है, वो बच जाए। मास्क लगा लो, इसका हटाना मास्क। राहुल मिश्रा, जल्दी से। जिसको चिप की अच्छी समझ होगी, अच्छी नॉलेज होगी, वो इस तरह की मशीन्स को आसानी से प्रोग्राम कर सकता है। तो ऐसे लोग ऑब्वियसली अवेलेबल है मार्केट में, बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इसका कोई तोड़ नहीं है। इसका तोड़ यही है कि जो पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो इस तरह की सर्विसेज को इनेबल ना करें कि उस पे मल्टीपल माप हो सके। सिर्फ एक सिंगल स्टैंडर्ड जो मेजरमेंट होना चाहिए वही अलाउड होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही समझ में आई है मुझे, जहां तक राहुल मिश्रा जी, कि जो ब्रांड की मशीन है उसी को देख करके लेना चाहिए। सीईओ साहब को स्क्रीन पर पूरा दिखाइए। अमित नागर साहब, आप बताइए कि कैसे आखिरकार किया जाता है कम से कम समय में? नागर साहब, मशीन आपकी आ गई है, हम दिखाना चाहते हैं कि कैसे, देखिए जैसे ये मशीन है अभी। हाँ, अभी हमें इसके जो एक्सपर्ट है वो नहीं आ पाए हैं, लेकिन जो इसका एक जनरल आइडिया है कैसे ऑपरेट करती है, मैं इसको ऐसे ही समझा देता हूं। इस टाइप की ये चिप लगी है जो कि डिफेक्टिव अपने आप में प्रोग्राम्ड चिप है जो इसके डबल फंक्शन में को अंजाम दे देती है। ऐसी चिप लगाकर ये मशीन बनी हुई है। ये दो तरीके से परफॉर्म करती है। जब आपने इसको स्टार्ट कर दिया, ये 3 स्विच में से वो किसी भी स्विच को ऐसा गोपनीय स्विच बना देगा जिसको प्रेस करने से इसकी सेटिंग्स चेंज हो जाएंगी, केवल एक बार के प्रेस करने से। हमने इस पे कोई वेट रखा अगर चेक करने के लिए जी, तो ये इसको अभी ये करेक्ट सेटिंग पर है, ये इसको 2 kg वेट दिखाएगी। और जब इसमें वो फंक्शन इनेबल्ड रहेगा, केवल इसको एक बार प्रेस कर देंगे इसके इस स्विच को, और फिर जब दोबारा रखेंगे, क्योंकि अभी ये एक्सपर्ट नहीं है तो मैं खाली इसमें बता दे रहा हूं, जो भी हमने इसमें सेटिंग दी होगी, अगर इसको 2 किलो की जगह 1.5 किलो दिया होगा तो नेक्स्ट टाइम में ये इसको 1.5 किलो तोलेगा। अब हम जितने भी बार इसको तोलेंगे और सामान लेंगे वो उसी हिसाब से कम तोलता हुआ चला जाएगा। तो हमको केवल क्या करना पड़ा, केवल ये एक बटन को प्रेस करना पड़ा, जो कि ग्राहक को समझ में नहीं आएगा। वो कहेगा हमने बंद करके दोबारा ऑन किया है कि कब में ये चेंज कर दिया है। और इसी बटन की जगह वो एक रिमोट पे भी इसको ले लेगा, तब तो बिल्कुल भी उनको नहीं पता चलेगा कि ये कब में इसकी सेटिंग्स फॉल्टी सेटिंग पे लगा दी गई हैं। तो अगर ये की में लगी हुई है तो ग्राहक ये काम कर सकता है कि वो जब उसका वजन हुआ, उसने ये 2 किलो रखा, वो इनको बारी बारी से दबा के देख लेगा। यदि किसी को भी प्रेस करने से उसका वेट चेंज हो जा रहा है तो समझो कि वो डिफेक्टिव मशीन है। वो 2 तरह के वेट, एक ही वेट को 2 तरह के वेट शो कर सकती है जी। और यदि उन्होंने रिमोट लगाया हुआ है, संवेदना, सेवा और सहायता का भाव जन जन के प्रति माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का समर्पण दर्शाता है। गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु जरूरतमंदों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से रिकॉर्ड आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। दुर्घटना, अग्निकांड सहित